उद्योग धंधों से प्रदेश के आर्थिक विकास और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश में लगी डॉक्टर मोहन यादव सरकार को इस दिशा में फिर बड़ी कामयाबी मिली है। सागर में हुई चौथी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 23,000 करोड़ के औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव आए हैं। इनमें 27,000 रोजगार पैदा होंगे। कॉन्क्लेव के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि देश भर के निवेशकों को एमपी भा रहा है। सरकार भी इन्हें हर माकूल सुविधा देने के लिए संकल्पित है। कॉन्क्लेव में लगभग आज की स्थिति में तो 23,000 करोड़ का निवेश हमारी आज की सागर की कॉन्क्लेव में पास प्राप्त हुआ है और इसके माध्यम से लगभग 27,875 रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसकी बृहत अर्थात बड़ी औद्योगिक इकाई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाई, ये सब मिला करके ये बड़ा सेक्टर हम कवर कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार की ये चौथी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव थी। इससे पहले उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में भी ऐसे आयोजन हो चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में इंटरैक्टिव सेशन कर उद्योगपतियों से सीधी चर्चा कर चुके हैं। इन प्रयासों से अब तक 103 निवेश प्रस्ताव आए हैं। इनसे 2,22,075 करोड़ रुपए का निवेश मिलेगा और 2,73,650 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उधर कांग्रेस सरकार के इन दावों को हवा हवाई बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे निवेशक सम्मेलन तो 20 साल से हो रहे हैं, निवेश कितना आया किसी को पता नहीं। केवल जुमले परोसने का काम हो रहा है। सागर में वादा किया गया था कि एयरपोर्ट बनाएंगे, वहाँ एयरपोर्ट नहीं है। सागर में कोई सीधी ट्रेन नहीं आती है। जो है देश के जो कॉमर्शियल शहर हैं उनसे वाया बीना उसे जुड़ना पड़ता है और रोडों की स्थिति वहाँ पर ऐसी है कि सागर शहर के अंदर ही आप जो है ढंग से गाड़ी नहीं चला सकते। तो इन्वेस्टर वहाँ आएगा किस लिए, जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो काहे के लिए आएगा। सरकार केवल जो है बुंदेलखंड के लोगों को भ्रम में डालने और बेवकूफ़ बनाने के लिए काम कर रही है। स्थानीय निवेशक जो है आप उन्हें मोटिवेट करते हैं, तो पहले तो सरकार को ये पता लगाना चाहिए कि वहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय निवेशकों ने आज तक निवेश क्यों नहीं किया। इस बात में कोई संदेह नहीं कि मध्य प्रदेश देश के विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है। अपार प्राकृतिक संसाधनों से युक्त प्रदेश को उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने औद्योगिकीकरण पर फोकस बढ़ाया है। साल 2025 उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों पर आधारित उद्योग स्थापित हो, विकास की असमानता दूर हो, इसीलिए सरकार क्षेत्रीय स्तर पर निवेशक सम्मेलन कर रही है। अब देखना यह है कि सरकार के ये प्रयास कितना रंग लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। हम चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। कितनी कामयाब रही सागर की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास की कितनी संभावनाएं, डॉक्टर मोहन सरकार के मिशन निवेश में से कितना बढ़ेगा मध्य प्रदेश, कांग्रेस को क्यों निरर्थक लग रहे सरकार के निवेशक सम्मेलन। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अवनीश भार्गव जी। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री देवदत्त दुबे जी और स्काइप पर ही मौजूद हैं भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं स्टूडियो से करना चाहूँगा। अवनीश जी, आलोचना के तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लगातार मिलते रहेंगे और पहले भी किसी की भी सरकार हो, आलोचना निश्चित रूप से होनी चाहिए और वो अगर नहीं होगी तो फिर सुधार भी नहीं होगा। लेकिन जिस ढंग की कोशिश डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही कि स्थानीय निवेशकों को मौका दिया जाए, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों या देश में दक्षिण भारत की बात करें या पंजाब की बात करें, जगह जगह से ढूंढ कर लाने का वो जो काम कर रहे हैं, उसमें कितने सपने ज़मीन पर उतरेंगे इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन MOU साइन तो हो ही रहे हैं, लोग प्रस्ताव भी दे रहे हैं। आपकी राय, ये सब कितना कारगर होगा, कितना फलीभूत होगा और मध्य प्रदेश के हित में कितना बेहतर साबित होगा, आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा में काम कर रही, बहुत अच्छी बात है और काम करना भी चाहिए।
और मुझे लगता है 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन अपेक्षित 20 साल बहुत लंबा कार्यकाल राघवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी को सरकार को हो गया, और इसमें 10-11 साल से उनकी केंद्र में भी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को ये डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं। मुझे लगता है कि इतने टेन्योर में मध्य प्रदेश में जो विकास हो जाना चाहिए, जो इंडस्ट्री आना चाहिए थे, वो पर्याप्त हो जाती, इसकी कोई ज़रूरत आवश्यकता महसूस नहीं होती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मोहन यादव जी लगातार संभाग वाइज कॉन्क्लेव कर रहे हैं, नाम बदल जा। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान जी जापान और अमेरिका में भी रोड शो करके आए थे। अब रोड शो कौन ने देखा, कितना निवेश आया, जितने 1000 करोड़ रुपए ये इन्वेस्टर मीट पे, चाहे रीजनल कॉन्क्लेव हो या इन्वेस्टर मीट हो, उन पे हजारों करोड़ रुपए जनता की, मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का बर्बाद हो चुका, उसको इनको बताना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये कितना इन्वेस्टमेंट आया है, कितना एक साल में आया, कितना 18 साल में आया, कितना शिवराज जी की सरकार में आया, कितने एमओयू साइन हुए और कितने एमओयू जमीनी धरातल पे आए, इस बात की सच्चाई को भी सबसे पहले मध्य प्रदेश की सरकार को जनता के सामने रखना चाहिए कि हमने इतने एमओयू साइन किए थे, इतने जमीनी धरातल पे आए। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत पहले से हैं, जिनमें इंडस्ट्री लगातार बंद होती जा रही है। चाहे हम पीतमपुर की बात करें, मंडीदीप की बात करें या और नए इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, तो वहाँ पे इंडस्ट्री आ नहीं रही। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी एक सोया इंडस्ट्री थी, जिसमें हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर का तिलनसंग था, जिसमें कई एक्सट्रैक्शन प्लांट लगे थे, वो 90% बंद हो चुके हैं। सोयाबीन स्टेट जिस तरीके से मध्य प्रदेश कहलाता, लोगों को रोजगार दे रहे थे, वो खत्म हो गए हैं। मंडीदीप में भी आप चले जाएंगे, 70% इंडस्ट्री बंद होने की कगार पे ये बंद हो चुकी है। मध्य प्रदेश बुरी तरीके से, और आप सागर की बुंदेलखंड की बात कर रहे थे आज डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी सरकार, तो वहां बीड़ी का सबसे बड़ा उद्योग था पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में। बीड़ी उद्योग को इनने 20 साल में पूरा खत्म कर दिया। घर घर में बीड़ी बनती थी, महिलाएं बीड़ी बनाती थी सुपड़े में, और बीड़ी बना के दिन भर में करीब 100-150 रुपए एक महिला कमाती थी। 5 लोग हैं, 700-800 रुपए वो कमा लेते थे। लेकिन उस दिशा में इनने पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल, वहां देखा जाए तो बीड़ी के व्यापारी भी खत्म हो गए, बीड़ी के मजदूर भी खत्म हो गए, और वहां बुंदेलखंड पैकेज के नाम पे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो पैकेज दिया था, वो हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने चट कर दिया। वो लेकिन वहां किस काम आना था, वहां तालाब बनते, पानी का वाटर लेवल सुनता, जमीन के सुधार होते, लैंड की लेवलिंग होती, एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता, क्योंकि एग्रीकल्चर मुख्य आधार है पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र का, और बीड़ी उद्योग भी वहां उसमें तारतम्य है। तो ये सब चीजें थी, लेकिन पूरे बुंदेलखंड को सिर्फ राजनीतिक शोषण तो इनने किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और वो करना चाह रही भविष्य में भी। जिस तरीके से वहां सब कुछ हो रहा है घटनाक्रम, मुझे लगता है हमारी आलोचना मात्र नहीं है, और अभी 4 साल का वक्त है। भारी बहुमत 164 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत के आई है। 29 सीटें इनने केंद्र में भी दी हैं, लोकसभा में पूरी 29 की 29। यहाँ काम करने की जरूरत है, इंडस्ट्री लगा, यहाँ सिगुफाबाजी की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट से, खाली विज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ लोगों को रोजगार भी देना होगा, लोगों के बीच में जाके काम भी करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी भी रखना पड़ेगी, जनता को हकीकत भी बताना पड़ेगा, उनके पैसे खर्च हो रहे हैं। रीजनल कॉन्क्लेव चाहे ग्वालियर में हो, जबलपुर में हो, भोपाल में हो, कहीं भी हो, सब जनता की गाड़ी कमाई का। यदि आप 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास आया कितना पैसा, कितना इंडस्ट्री यहाँ पे लगी, क्या काम हुआ? आज जो संदेश सागर की इन्वेस्टर मीट के नाम पे गया है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उद्योगपति आके वाइट दे रहा है कि हम ये लाएंगे। एमओयू साइन होते हैं, आप बताइए कहाँ की जमीन आवंटित की है, कौन सी जमीन? सिर्फ जमीन की बंदरबाट करना एक नए मुख्यमंत्री को लाके कि हमने इसको इतनी जमीन दे दी, उसके बाद क्या एमओयू साइन हुए? कुछ नहीं हुए। सिर्फ आप टीवी चैनल पे आके वाइट दे रहा है उद्योगपति लोग, तो इससे कोई एमओयू साइन होना थोड़ी क्या लाएगा कि आप 27,000 रोजगार दे देंगे। रोजगार हमारे यहाँ है, उस रोजगार को तो आपने खत्म किया है पिछले 20 साल में। हमारा एग्रीकल्चर का रोजगार, बीड़ी उद्योग या सोया उद्योग, जो हमारी मेन चीजें थी मध्य प्रदेश की, वो आपने लगातार खत्म की। कोऑपरेटिव सेक्टर पूरा खत्म कर दिया। शुगर कैन इंडस्ट्री यहाँ पे थी, वो पूरी खत्म हो गई। जहां भी जाओगे कोऑपरेटिव सेक्टर पूरा आपने कोलैप्स कर दिया। तो आप लाओगे कहां से रोजगार? जो आप था वो तो बना के रखना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल एरिया उन पे मजबूती से काम करना चाहिए। बनस्पत के अपनी रोज चैनल में या पेपर में लोग इन ब्रांडिंग करने से। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपकी पूरी बात आ गई। अब पारी आ रही है मंजरी जी की। मंजरी जी, बहुत सारे धुआंधार एक तरह से बैटिंग की है अवनीश जी ने, और आपको बताना है कि जो आप दावे कर रहे हैं वो सच में कितने, क्योंकि इन्होंने कहा है कि
कुछ हुआ तो है नहीं, जो था वो भी खत्म हो गया है। इस बारे में बताने की जरूरत है कि जो सपने बताए जा रहे हैं, जो एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, वो कितने जमीन पर उतरे हैं। भोपाल के पास मंडीदीप का भी उन्होंने कहा कि वहाँ भी 70% जो इंडस्ट्री है वो दम तोड़ रही है, या तो बंद हो गई या बंद होने के कगार पर है। तो ये बहुत गंभीर मामले हैं। आपके जवाब। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अवनीश जी ने जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, बेबुनियाद लगाए हैं। कांग्रेस को हर बात में नकारात्मकता ही नजर आती है, कहीं भी ये पॉजिटिवली सोच नहीं पाते हैं, और इसी नकारात्मकता के कारण आज कांग्रेस हाशिए पर है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया होता तो हम चौथी बार सरकार में नहीं आते, और वो भी इतने बड़े बहुमत के साथ। और लोकसभा में भी हम 29 की 29 सीटें नहीं जीतते, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता ही भगवान होती है और वो फैसला करती है। तो जनता ने ये बता दिया कि हमने उनके लिए क्या काम किया, और मध्य प्रदेश के लिए क्या काम किया, और देश के लिए क्या काम किया। तो कहीं ना कहीं ये माननीय मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में, और पूर्व में जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रहे, उन पर कहीं ना कहीं जनता का भरोसा था, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर भरोसा था। आपने पूछा कि जितने पहले जो निवेशक आए, जितने भी रीजनल कॉन्क्लेव हुए, उनमें कितना निवेश आया, तो ये आप भी पता कर सकते हैं, और मैं बेबुनियाद आंकड़े आपके सामने पेश नहीं करने जा रही हूँ। तो सुन लीजिए, 1,52,113 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर आया, पुराने जितने ये कॉन्क्लेव हुए थे। उसके बाद उसमें 2,40,000 लोगों को रोजगार मिला। इन सब उद्योगों को स्थापित करने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हुई, उसका निर्माण हुआ, उसमें भी लोगों को रोजगार मिला। तीसरी बात, आपने कहा कहां कहां आ गए, मंडीदीप की आपने बात की, उसका भी जवाब देना चाहूंगी कि तकरीबन 400 से 450 जो है औद्योगिक इकाइयां आज भी मंडीदीप में काम कर रही हैं, और छोटी बड़ी सारी इकाइयां आज भी जीवित है। जो फैक्ट्रियां, जो उद्योग बंद होने की कगार पर थे, वो किस कारण से थे, क्यों थे, इस पर भी मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है, और उसका भी पूरा एक डेटा जो है वो निकाला जा रहा है, और क्यों हुआ उनको पूरा सहयोग करके उनको फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। तीसरी बात, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो एक सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, जो कि हमारा भारत छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में, छोटे छोटे सूक्ष्म उद्योगों में पलता था। घर घर में छोटे छोटे उद्योग होते थे, हस्तशिल्प के काम हुआ करते थे। उन कामों को फिर से शुरू करने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार आज काम कर रही है। कहीं ना कहीं जो हमारा भारत उन छोटे छोटे उद्योगों में पलता था, हर घर में छोटा छोटा काम होता था, पूरा घर उस काम में लगता था और अपना रोजगार स्थापित करता था, और उसमें 8 से 10 लोगों को भी रोजगार मिलता था। तो उस तरफ भी भारत हमारा अब लौट रहा है, जिस तरह से कोरोना काल आया। आपने कहा कहां कहां और किस सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि टेक्सटाइल के सेक्टर में लायन फैब्रिक्स लिमिटेड भोपाल, महिमा फाइबर्स लिमिटेड इंदौर, और ऐसे प्लास्टिक और पैकेजिंग के माध्यम से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जो कि हमने कोरोना में यहाँ से जो है दवाइयां भी हमने अन्य देशों को और अपने देश में भी सप्लाई की। आईटी सेक्टर में तो ऐसी मेरे पास लंबी मंजरी जी बहुत समय कम पड़ जाएगा। मंजरी जी बिल्कुल आप लंबी फहरिस्त मत पढ़िए, समय बहुत सारा बचेगा अगर हम मुद्दे पर बात करेंगे। मैं इसलिए मैंने कहा सागर पर फोकस, एक उदाहरण मंजरी जी सागर पर फोकस है। बीड़ी उद्योग की बात भी उन्होंने की है कि वहां का बीड़ी उद्योग चौपट हो गया है, जबकि सागर एक जमाने में इसके लिए बहुत पूरे देश में जाना जाता था। बीड़ी उद्योग के लिए सरकार कुछ करने जा रही हो तो कोई जानकारी तो जरूर शेयर करें। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने इस बात की भी वहां से घोषणा की है कि जो बीड़ी उद्योग जो सागर की पहचान थी उसको भी फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। और देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जब बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश को हमें आगे बढ़ाने के लिए और उसका चहुमुखी और स्वर्णिम विकसित राज्य बनाने के लिए हमें उसमें निवेश लाना होगा, और उद्योगों का जो है हमें पुनर्जीवन फिर से स्थापित करना होगा उनको। मैं लौटता हूं, आप चाहें तो फहरिस्त को थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट कर लें। मैं अगले दौर की बातचीत में आपसे बुंदेलखंड के बारे में भी कहना चाहती थी थोड़ा सा, बताएं अगर आप मुझे टाइम दे तो। जी, समय आपका बहुत सारा, आप मुद्दे पर आए। जी, बुंदेलखंड की अगर हम बात करते तो आपने कृषि की बात की, तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि एक बुंदेलखंड वो था जहां सूखा हमेशा पड़ा रहता था, जहां सिंचाई की कोई साधन नहीं थे। मध्य प्रदेश में ही अगर हम बात करते हैं इनकी सरकार के टाइम की, चूंकि अब ये बात करते तो हमें पीछे भी जाना होता है कि इस मध्य प्रदेश की धरती पर ही जो सिंचित भूमि थी वो 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। किसान जो है सिर्फ बारिश के ऊपर निर्भर रहता था, और उसमें भी जो है अगर बारिश हो गई
तो उसकी फसल चलिए अब फिर हम भटक जाएंगे। हम फोकस कर रहे थे उद्योग पर। सिंचित करने के लिए पार्वती सिंध काली जैसी जो नदी जोड़ो जो अभियान है, जो माननीय अटल जी के टाइम की थी, आज वो भी साकार होने जा रही है। बिल्कुल मंजूरी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मेरा आग्रह सिर्फ ये कि हम उद्योग पर फोकस करें, कृषि पर, सिंचाई पर फिर कभी बात करेंगे। अभी तो ये कि उद्योग खासतौर से बात की थी अवनीश जी ने, तो मैंने उनको बताया, उसका जवाब दिया। चलिए, सागर के हैं देवदत्त जी भी, बुंदेलखंड से उनका गहरा नाता है, वहीं उनकी जन्मभूमि भी है, मध्य प्रदेश उनका पूरा कार्यक्षेत्र है, भोपाल कर्मभूमि भी है। देवदत्त जी, किस ढंग से देखते हैं डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के ये छोटे छोटे जो उद्योग निवेश के जो मिशन चला रहे हैं, वो चाहे वो दक्षिण भारत की बात करें, मुंबई की बात करें, कोयम्बटूर वो गए थे, इसके अलावा कलकत्ता गए थे, और सागर मध्य प्रदेश में भी भोपाल, इंदौर के अलावा उन्होंने ग्वालियर, जबलपुर, सागर को भी इसमें शामिल किया है। आपकी राय, ये कितना आपको आशान्वित करता है और कितनी उम्मीदें हमारे क्षेत्र के लोगों को जगाता है? कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है और बुंदेलखंड में के मुख्यालय कहे जाने वाले आज सागर में सिर्फ 23,000 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं, तो मुझे उम्मीदें बनी है बुंदेलखंड वासियों को, शायद इस बार रीजनल लेवल पर ये हो रहा है तो ये धरातल पर उतरे, क्योंकि बुंदेलखंड वो इलाका है जो जमीन के अंदर, तो उसके अंदर सब कुछ है, विश्व प्रसिद्ध हीरा, पन्ना, लोह, अयस्क, खनिज संपदा सब कुछ है, लेकिन जमीन के ऊपर एक समय तो इतनी गरीबी, बेरोजगारी, पलायन था कि देश के जो 11 जिले आते थे, इसमें उड़ीसा के काला हांडी के 5 जिले और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के 6 जिले आते थे, तो इतना गरीबी, पलायन, बेरोजगारी सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे बुंदेलखंड के प्रगति के द्वार खुलते गए, अब आवागमन के साधन भी बढ़े हैं, लोग जागरूक भी हुए हैं, और इस तरह की रीजनल कॉन्क्लेव की उम्मीद थी बुंदेलखंड को, वो हुई है। तो मुझे लगता है कि इस बार यदि निवेशक मैदान में आ गए, धरातल पर उतर गए, तो बुंदेलखंड की प्रगति के लिए मील के पत्थर साबित होंगे, क्योंकि बुंदेलखंड में वर्षों बहुत सूखा, बेरोजगारी, पलायन सब कुछ झेला है, जबकि उसके पास सब कुछ था, जमीन के अंदर सब कुछ था, जमीन के ऊपर अभाव था। ये अभाव दूर करेगा। जिस तरह से बीना रिफाइनरी के बाद एक इलाका विकसित हुआ और आज जो प्रस्ताव आए, ये वाकई में जमीन पर उतरना ही चाहिए। इस दिशा में सरकार को पूरी शिद्दत के साथ प्रयास करना चाहिए। जितना इस कॉन्क्लेव को आयोजित करने में सरकार ने ऊर्जा लगाई है, अब ये हो जाए कि वो प्रस्ताव जमीन पर उतर आए, जिससे बुंदेलखंड की किस्मत के द्वार खुल जाए। यही उम्मीद हम सब कर सकते हैं। बिल्कुल देवदत्त जी, दरअसल बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसमें कोई शक नहीं, और बुंदेलखंड की धरती भले ही लगता है कि वहाँ पानी की कमी, लेकिन बुंदेलखंड के जो लोग हैं वो बहुत फर्टाइल हैं, मेहनतकश है, साफ गोई के लिए जाने जाते हैं, और उनमें एक तरह का जो सटायर होता है, जो पंच होता है, वो भी माने उनकी जो वाक शक्ति है वो भी ज़बरदस्त है। मुकेश नायक वहाँ से आते हैं, फिर उसके बाद गोपाल भार्गव भाजपा के लीडर हैं, तो ये ऐसे दिग्गज लोग हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं। अवनीश जी, दरअसल पैसिफिक मेटा स्टील जो है वो निवाड़ी में आने की प्रस्ताव मिला, उसमें सर्वाधिक मुझे लगता है कि 3,200 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और लगभग 1250 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे ही वहाँ पैरामाउंट केबल की बात है, सागर में अवनी, आपके नाम से थोड़ा सा छोटा नाम है, अवनी केबल भी वहाँ, अवनी परिधि भी छतरपुर की बात है। इंडस्ट्री एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन बीना और सागर में भी काम करने की बात कर रहे हैं। ये खनिज के लिए काम करेंगे, गारमेंट के लिए काम करेंगे। इसके अलावा वहाँ एग्रो की बात भी हो रही है, सीमेंट की बात हो रही है, स्टील की बात भी हो रही है, और ये सब चीज़ें बताती कि अगर इंजीनियरिंग का भी मामला यहाँ आ गया तो मुझे लगता है कि पीथमपुर मालवा का एक तरह से औद्योगिक क्षेत्र है, मंडीदीप की बात करें तो वो भोपाल के पास का औद्योगिक क्षेत्र है। अगर सागर इस तरह से डेवलप होता है तो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में भी एक उद्योग की नई उम्मीद जगेगी, और जो हमें लगता है कि सरकार है किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, अगर ये निवेश आता है तो मध्य प्रदेश के लिए बड़ा हितकारी होगा और उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि ये सब चीज़ें फलीभूत हो जाएं, कागज पर ना रहे। आपकी राय? देखिए, हम भी राघवेंद्र जी चाहते हैं कि निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश का विकास हो और बुंदेलखंड का विकास हो। बुंदेलखंड के लोग जिस तरीके से मेहनत कश हैं, वहाँ का किसान जितना मजबूत है, आप आशान्वित हैं, देवदत्त जी सागर से आते हैं वो आशान्वित हैं, तो निश्चित तौर पे हम आशान्वित हैं कि जो कागजी कार्रवाई है वो ज़मीनी धरातल पर उतरेगी। और आपने कहा निवाड़ी में इंडस्ट्री आएगी, छतरपुर में आएगी, अपनी केबल आ रही है, बंडा में एग्रो की इंडस्ट्री आ रही है। लेकिन मेरा इसमें एक साफ मत ये है कि पहले क्षेत्र को पहचाना जाए कि उस क्षेत्र में
क्या हो सकता है? मध्य प्रदेश बेसिस तौर पे एग्रो बेस्ड यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी तो ज़्यादा सक्सेस होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट की यहाँ आवश्यकता है। आप देखेंगे कि पिछले 18 साल में जो इंडस्ट्री आई है, बीना रिफाइनरी वहाँ कांग्रेस के समय आई है। दमोह की सीमेंट की फैक्ट्री वहाँ पे जो लगी है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा जी के समय की आई है। वहाँ जितनी भी इंडस्ट्री को काम हुआ है, चाहे डैम का, सिंचाई परियोजना का, लेकिन 20 साल में वहाँ ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो अचीवमेंट के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि हम लेके आए और इसको हमने काम किया है। भार्गव जी, तो एक भी चीज ऐसी नहीं है बताने के लिए। देखिए मैं राघवेंद्र जी मैं आपकी साफ तौर पे कह रहा हूँ, मैं आपकी तरफ हूँ, लेकिन मैं मंजरी जी की एक बात, अब यदि आता है कुछ करने की, कांग्रेस के केंद्र में सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो बुंदेलखंड पैकेज दिया था, मैं आपसे साफ तौर पे कह दूं उसका सही उपयोग यदि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कर लेती, देवदत्त जी भी सहमत होंगे। मैं चाहता हूं अभी और निवेश आए। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है, कांग्रेस पार्टी की शुभकामनाएं इनके साथ है, बुंदेलखंड के लोगों के साथ है कि वहां डेवलपमेंट की आवश्यकता आप करें। जो 18-20 साल से रुका हुआ था यदि वहां, लेकिन उमा भारती जी जब मुख्यमंत्री बनी थी मध्य प्रदेश की, थोड़े दिन मुख्यमंत्री रही, लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड की तरफ ध्यान दिया था। और मुझे लगता है यदि वो थोड़े दिन रहती मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी उन्हें काम करने का अवसर देती तो वो लगातार बुंदेलखंड के लिए कुछ करती और कुछ गुजरने की तमन्ना थी। लेकिन उनके हटने के बाद जो बुंदेलखंड के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ है, निश्चित तौर पे दुखद है। यदि आज मोहन यादव जी यदि वहां ध्यान देते हैं और काम करते हैं तो हमारी शुभकामनाएं इनको है कि अच्छे से काम करें और काम के आधार पे चुनाव लेके वोट में जीत के आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। धर्म और जाति के आधार पे जीतना अच्छा नहीं लगता। एक मिनट में जोड़ूंगा, आपने सब बातें की, मैं आपके साथ हूं, लेकिन जहां तक कृषि की जब बात आती है तो जो मंजरी जी बोल रही थी कि सिंचाई का अगर मामला जुड़ता है तब कृषि मुझे लगता है कि लहलाती है, रौनक आती है और बाजार गुलजार होते हैं। तो ये एक बड़ा काम मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने जो सिंचाई का क्षेत्र था, रकबा था, उसको बढ़ाने का काम किया और वो जहां जहां सिंचाई का रकबा बढ़ा है वहां खेती जो है वो आगे बढ़ी है। राघवेंद्र जी, मैं ये जवाब आप जी दे 2 मिनट में दे देता हूं। सिंचाई डैम से होती है, डैम सरकार ने बनाए। यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार बताए, और मंजरी जी बताएं कि कौन से डैम से आपने नया डैम बनाया जिसके द्वारा सिंचाई, जो बने डैम पे मुश्किल से 20-25% डैम बने। अभी सिर्फ आंकड़े की बाजीगिरी करना और पीएस इरिगेशन नहरों का रकबा बता के और ये बता दे। और मैं आपसे कहना चाह रहा था एक बात, यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जरूरत है, एग्रोबेस इंडस्ट्री की जरूरत है। यहाँ पे दूसरे मैं समझ गया, आपकी बात का दोहरा हो जाएगा, अपन पिछली बार कर चुके हैं फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर पर। मंजरी जी आपकी जल्दी से राय, जो कुछ अवनीश जी ने कहा। जी देखिए भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बुंदेलखंड की 2003 के पहले क्या हालत थी। तो डैम कौन सा बना? मंजरी जी एक डैम का नाम बता दें बुंदेलखंड में। अवनीश जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, पहले आप मेरी बात एक डैम का नाम बता दें बुंदेलखंड में। शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव की सरकार। समय खत्म हो रहा है, पूछ लेंगे जी। अवनीश जी मेरी बात हो जाने दीजिए। निवेशक तब आते हैं जब उनको वहां ऐसा कुछ संभावनाएं दिखती हैं। उन संभावनाओं को पैदा किया मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने। पहले कनेक्टिविटी नहीं थी, आप सड़कें देख लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर, बुंदेलखंड की तो आप दूर दूर तक छोड़ दीजिए कि आप कभी सड़क के माध्यम से बुंदेलखंड में कभी जा सकते थे। आज आप कनेक्टिविटी देख लीजिए, चाहे ट्रेनों के माध्यम से, चाहे रोड के माध्यम से। दूसरा, बिजली की क्या हालत थी। 2003 के पहले 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था, आज 29,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा वातावरण है वो निवेशकों को आज आकर्षित कर रहा है, और इसलिए वो आज मध्य प्रदेश की धरती पर वो बुंदेलखंड जैसे पिछड़ा इलाका कहा जाता था, वहां पर आज निवेशक आकर्षित हो रहे हैं और 29,000 करोड़ के निवेश वहां पर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये प्रामाणिकता के साथ मैं कह सकती हूँ कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने जिस तरह से बुंदेलखंड का विकास किया है, आज बुंदेलखंड में आप चले जाइए, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये पिछड़ा इलाका था। आज आपको लगेगा ये समृद्धि का एक कारक बन चुका है, मंजूर जी बन चुका है। उनका सवाल था कि कोई बांध अगर बना हो 20 साल में, बड़े बड़े सारे बांध कांग्रेस देखिए, हम जो परियोजना लेकर आए बेतवा केन के बुंदेलखंड का बता दें आप लिंक होने जा रही है। बुंदेलखंड में हमने कई तालाबों के माध्यम से, कई खेत तालाबों के माध्यम से, सिंचाई परियोजना आप लेकर आए हो जिससे किसानों को, सुन लीजिए, सिंचाई परियोजना के लिए हमने किसानों को खेत तालाब के माध्यम से, कुआं बावड़ी के लिए हमने उनको ऋण दिया। आपकी सरकार के टाइम किसान साहूकारों के भरोसे रहता था या बैंक से वो 20-22% पे के ब्याज पर लोन लेता था। वो तो एग्रीकल्चर पे डिबेट होगी तो मैं जवाब दूंगा कि एग्रीकल्चर में आपने क्या किया है। मंत्री जी, इवेंट मैनेजमेंट में नहीं
टाइम बर्बाद करिए, आप लोग मुद्दे से भटक जाते हैं। जिससे उन्होंने नलकूप, सुन लीजिए पे आप बहस ज्यादा देर नहीं कर पाते, दुर्भाग्य यही है। नहीं चाहती ना आप बुंदेलखंड की इंडस्ट्री और आज की रीजनल कॉन्क्लेव पे बात करिए कि क्या हुआ। चलिए मैं देवदत्त जी के पास आता हूँ, समय की कमी है। देवदत्त जी, नहीं मेरी बात जी, समय कम है, फिर बहुत लंबी बात करेंगे तो घड़ी हमें इजाजत देती नहीं है। आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। मंजरी जी, मैं ये बता रही थी कि कहीं ना कहीं हमने किसानों को समृद्धशाली बनाया और सिंचाई की हमने कई सारे ऐसे साधन दिए, चाहे वो माइक्रो ड्रिप सिस्टम के माध्यम से हमने हर जगह एक एक इंच भूमि को सिंचित करने का काम किया है। और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जो है वो अब 1 करोड़ लाख हेक्टेयर भूमि, 1 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने जा रही है। ये परियोजना पूरी बन चुकी है। बेतवा केंद्र के माध्यम से, काली पार्वती सिंध के चंबल के माध्यम से कहीं ना कहीं बुंदेलखंड को एक बहुत बड़ी सौगात मिल रही है। देवदत्त जी, आपकी अंतिम टिप्पणी छोटी सी। खंड में वासी यही चाहते हैं कि जो जमीन के अंदर मौजूद है, हीरा पन्ना से लेकर, और जमीन के ऊपर थाली के रूप में आए और वो दौर चला जाए, पलायन का चला जाए, बेरोजगारी का चला जाए। एक ऐसा समृद्ध बुंदेलखंड तो उसको अपना हिस्सा है जिसने आजादी की लड़ाई से लेकर वीर योद्धाओं की बड़ी उपज पैदा की है, जहाँ राम राजा विराजे हैं साक्षात दिन में ओरछा में। ऐसी भूमि को वो अवसर मिल जाए अब कि वो अपना प्रतिभा का सही उपयोग कर सके, क्योंकि उस ऊपर मन नहीं मिले, सब कुछ है, रॉ मटेरियल है, मैन पावर है, सब कुछ है, अवसर मिलेगा तो एकदम आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन समय की कमी है। देवदत्त जी, राम राजा का मंदिर भी है, बुंदेलखंड की जमीन भी वहाँ। एक लाइन सुधारना चाहती हूँ, एक लाइन 50 लाख हेक्टेयर भूमि हम सिंचित कर चुके हैं और 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का जो लक्ष्य है वो मध्य प्रदेश की सरकार के 1 लाख। बिल्कुल, मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, समय की कमी है। भार्गव जी आपका साधुवाद, मंजरी जी आपका धन्यवाद, और देवदत्त जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बन रही हमारे साथ और देखते रहिए IND24।